नमस्ते बच्चों। हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में वॉल्यूम 5 में देखे थे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको हमने किरण आरेखों के द्वारा देखे थे, जिसमें एक जो है अंतिम स्थिति हमारा बाकी था। चलो आज हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। तो अंतिम स्थिति था F नंबर, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, अर्थात फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण MN है, यहाँ P जो है दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है और C उसकी वक्रता केंद्र है। यहाँ हमने वस्तु को जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हैं। ये AB जो है वस्तु है। वस्तु से हमने दो किरणों को जो है आपतित कराए हैं। जैसे पहला किरण जो लिए हैं, ये फोकस की दिशा में जो है A बिंदु से होती हुई दर्पण पर पड़ रही है, फोकस की दिशा में। तो हम जानते हैं कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर होकर के लौटती है, अर्थात ये किरण आपतित किरण है, ये इस तरह से परावर्तित होती है। दूसरे किरण को हमने लिए हैं, वो A से P तक, अर्थात AP की दिशा में, अर्थात ये किरण है जो मुख्य अक्ष से एक तिर्यक दिशा में है। मुख्य अक्ष से एक तिर्यक दिशा में हमने AP किरण लिए हैं। ये एक कोण बना रही है इस FP पर I कोण, अर्थात आपतन कोण I है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि ये जितना डिग्री का कोण बनाता है, आपतन कोण जितना होता है, परावर्तन कोण उतना ही होता है। इसलिए ये P से इस दिशा में ये परावर्तित होती है R कोण बनाते हुए। ये I और ये R दोनों कोण बराबर होती है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक परावर्तित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है। दोनों किरणें जो है फैलती हुई जा रही है। तो हम जानते हैं कि ये फैलती हुई किरणें इस तरफ कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, इन किरणों को पीछे की ओर जो है टूटी हुई लाइन से जो है बढ़ा दिए हैं। जैसे इस लाइन को इधर बढ़ा दिए हैं और ये परावर्तित किरण को भी हम उस दिशा में पीछे की ओर बढ़ा दिए हैं। और ये बिंदु A' पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात बिंदु A का प्रतिबिंब A' पर बन रहा है। और ये B चूँकि मुख्य अक्ष पर है, वस्तु का जो निचला बिंदु है, निचला सिरा, वो मुख्य अक्ष पर है और मुख्य अक्ष से जो किरण जाती है वो उसी दिशा में वापस आ जाती है, अर्थात B का प्रतिबिंब B' पर बन रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' हो रही है, अर्थात ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तविक रूप से ये किरणें जो है इस तरफ नहीं जा रही हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि AB का जो ऊंचाई है और ये A' B' का ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। अर्थात जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। ये सीधा भी बन रहा है क्योंकि A बिंदु A' पर जा रहा है और B पर जा रहा है, अर्थात वस्तु जिस स्थिति में है उसी ये में सीधा बन रहा है। इसे हम लोग दर्पण के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जैसे एक पेंसिल है और ये एक अवतल दर्पण है, ये हम सामने रख रहे हैं यहाँ पर ही। तो काफ़ी जब सामने रखते हैं, आप देख सकते हैं दर्पण के काफ़ी सामने है, अर्थात इसके ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है इस पेंसिल का जैसे कि प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा और सीधा दिख रहा है और दर्पण के पीछे में दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये लगभग जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसे हम लोग बोर्ड पर हम लोग थोड़ा खींच करके अभी देखेंगे इसका किरण आरेख किस तरह से खींचा जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हम इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जैसे ये दर्पण MN है, दर्पण का ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। तो हम यहाँ वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं। जैसे ये
वस्तु है, इसका नाम रखे हैं ए बी। तो आप देख सकते हैं वस्तु ए बी है। हम यहाँ दो किरणों को लेंगे। पहली किरण को हम लोग एफ की दिशा में लेंगे, अर्थात एफ की दिशा में हम इसको लिए हैं। ये वस्तु ए बी है और इसका पहली किरण को हम लोग एफ की दिशा में ले रहे हैं, अर्थात इसे अगर पीछे की ओर मोड़ते हैं तो ये एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एफ की दिशा में हमने पहली किरण को लिए हैं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में परावर्तित होकर के वो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर होकर के परावर्तित होती है, अर्थात ये समांतर होकर के परावर्तित होगी। दूसरा किरण हम लेंगे। दूसरा किरण हम मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में एक लेंगे। ये मुख्य अक्ष है, इससे एक तिर्यक दिशा में कोई भी कोण बनाता हुआ, मतलब इस बिंदु से हम P को मिलाएंगे, अर्थात एक तिर्यक दिशा में हम एक किरण ले रहे हैं और ये जितना कोण बनाएगा यहाँ, ये आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम I से सूचित करते हैं। इतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो इस दिशा में परावर्तित होगी। अब इस कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, जिसे हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो ये दूसरा किरण हमने लिया है मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, और जितना डिग्री का कोण इस मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो इस दिशा में परावर्तित हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों परावर्तित किरणें फैलती हुई जा रही हैं। तो जब फैल रही है तो इसका मतलब है कि ये कहीं भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन किरणों को हम पीछे की ओर इस तरह से टूटी हुई रेखा से आगे बढ़ा देंगे और उसी तरह इस परावर्तित किरण को भी हम जो है इस तरह से बढ़ा देंगे। और इस तरह से जहाँ दोनों परावर्तित किरणें पीछे जो है जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु जो होगी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, अर्थात ये प्रतिबिंब होगी। और ये चूंकि काल्पनिक है, ये वास्तविक रूप से किरणें वहाँ नहीं मिल रही हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे कि ये दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही है और ये ए बिंदु से जाती हुई परावर्तित किरणें थी, इसलिए ये बिंदु ए डैश होगी और बी ये बिंदु बी होगी, बी डैश होगी, क्योंकि ये बी बिंदु से जा रही थी। और यहाँ नीचे ए है, ये जो कि मुख्य अक्ष पर है, और इधर से जाने वाली प्रकाश किरणें इसी दिशा में वापस आती है। क्योंकि ये अभिलंब भी होता है, इसलिए ये बिंदु ए वस्तु का जो निचला हिस्सा है वो इस जगह पर जाती है, अर्थात ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है ए डैश बी डैश के रूप में बन रही है और ये काल्पनिक है। और दूसरी बात है कि ये वस्तु का जो साइज है, यहाँ देखिए ए बी काफ़ी छोटा है, यहाँ ए डैश बी डैश काफ़ी बड़ा है। तो यही एक स्थिति है अवतल दर्पण में, जब वस्तु को हम लोग फोकस और पी के बीच में अर्थात ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है। देखिए ये सीधा बना, बी डैश ऊपर, बी ऊपर था, ये ऊपर ही गया और ए नीचे था, वो नीचे ही, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी है, बड़ा है और काल्पनिक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पणों के उपयोग क्या क्या है। तो पहला उपयोग है, चूँकि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में आपतित होने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। इस कारण अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइट्स में प्रकाश का एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनमें प्रकाश स्रोत अर्थात बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश समांतर होकर दूर तक जाता है। तो इसमें क्या होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन का जो अग्रदीप है अर्थात हेडलाइट है, उसमें क्या होता है, हम लोग बल्ब को, जो प्रकाश का स्रोत है, उसे हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के
फोकस में जो है हम लोग उसको रखते हैं, और फोकस में रहने के कारण वो जो है उससे होकर के जब दर्पण पर प्रकाश किरणें जब पड़ती हैं तो वो समांतर होकर के परावर्तित होती है, वो समांतर किरण पुंज होकर के जाती है। इस कारण इसका उपयोग हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों के अग्रदीपों में करते हैं। दूसरा उपयोग है, इसके अलावा चूंकि अवतल दर्पण में फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, अत्यंत बड़ा एवं आभासी बनता है, इसलिए सेविंग दर्पण अर्थात सेविंग मिरर्स अर्थात दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें चेहरे को दर्पण के अत्यंत सामने रखा जाता है, जिससे दाढ़ी साफ साफ एवं बड़ी दिखाई देती है और शेविंग करने में आसानी होती है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अवतल दर्पण में एक पेंसिल का प्रतिबिंब को देखें कि पेंसिल जब उसके सामने रहता है तो पेंसिल जो है बड़ा दिखता है और दर्पण के पीछे दिखता है। तो इसलिए हम लोग शेविंग अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग दर्पण को चेहरे के एकदम सामने रखते हैं ताकि चेहरा हमारा जो है दर्पण के पीछे में बने और वो जो है हमको दाढ़ी साफ साफ नज़र आए, हमको शेविंग करने में आसानी होती है। तीसरा उपयोग है, दंत चिकित्सक अर्थात डेंटिस्ट अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यहाँ भी अवतल दर्पण को दांतों के अत्यंत निकट रखा जाता है, जिससे प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा, सीधा एवं दर्पण के पीछे बनता है और इलाज करने में आसानी होता है। चौथा उपयोग है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च ऊष्मा प्राप्त होती है। अर्थात इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सूर्य की दिशा में अवतल दर्पणों को रखा जाता है और उसका जो फोकस होता है उन बहुत सारे अवतल दर्पणों को रखा जाता है और सबका जो है फोकस एक निश्चित जगह पर होती है। अर्थात उस स्थान पर जो है समूचे जितने भी अवतल दर्पण बड़े बड़े होते हैं उसमें जितने भी प्रकाश किरणें सूरज का पड़ती है वे सारे किरणें एक बिंदु पर जो है वो फोकस होती है, केंद्रित होती है। इस कारण उस बिंदु पर काफ़ी ऊष्मा होती है और इसलिए हम लोग सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को जानने के लिए आइए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.5, जिसमें आवश्यक सामग्री जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वह है एक उत्तल दर्पण और एक पेंसिल। हम एक हाथ में उत्तल दर्पण को पकड़कर दूसरे हाथ में पेंसिल को ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल खड़ा रखते हुए दर्पण के सामने से दूर धीरे धीरे ले जाएंगे। दर्पण पर बनने वाले पेंसिल के प्रतिबिंब को ध्यान से देखते रहेंगे तो निष्कर्ष क्या आती है ये देखा जाए। इससे हमें निष्कर्ष प्राप्त होती है। हम पाते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा, वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है। वस्तु को जैसे जैसे दर्पण से दूर ले जाते हैं प्रतिबिंब ध्रुव से फोकस की ओर छोटी होती हुई जाती है। जब वस्तु दर्पण से काफ़ी दूर अर्थात अनंत दूरी में होती है तब प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु समान एवं फोकस पर बनती है। इसे हम लोग थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो क्रियाकलाप हमने आपको कहा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक उत्तल दर्पण है। इसका बाहरी पिछला पृष्ठ जो है धंसा हुआ है और ये परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है, उभरा हुआ है। तो जैसे हमने कहा कि एक हाथ में हम जो है दर्पण को, उत्तल दर्पण को रखेंगे और दूसरे हाथ में पेंसिल को रखेंगे। अब पेंसिल को हम जो है धीरे धीरे इससे दूर लेते हुए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेंसिल जैसे कि अब जैसे ये सामने है, आप देख सकते हैं ये पेंसिल जो है दर्पण से बड़ा है। इसका जो
ये है द्वारक है उससे ये बड़ा है, फिर भी जो है हम उसके प्रतिबिंब को इसमें देख पा रहे हैं, अर्थात ये प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। और जैसे जैसे हम इसको जो है दर्पण से दूर लेते हुए जाएंगे वैसे वैसे जो है उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे हम काफ़ी दूर इसको ले जाएंगे, अर्थात अनंत दूरी तक हम जब ले जाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी छोटा होगा, अर्थात एक बिंदु समान होगा। तो इस तरह हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को हम इसके सामने कहीं भी रखेंगे, सामने रखें चाहे दूर रखें, ये हर स्थिति में जो है वस्तु का प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनता है और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वॉल्यूम में इतना ही करते हैं। अगले वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में किस तरह से जो है वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किस तरह से किरण आरेखों को खींचेंगे। क्योंकि आज तो हम लोग जान गए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखे उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। लेकिन इसको हम लोग जो है किस तरह से किरण आरेख के रूप में दिखाएंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।